तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए गोले दागती भारतीय सेना का जो वीडियो अभी अभी आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी पिक्चर हम आपको अब दिखाएंगे। जैसे बुझने से पहले दिए की लौ आखिरी बार फड़फड़ाती है, उसी तरह बॉर्डर पर पाकिस्तान लगता है फड़फड़ा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना ने बॉर्डर पर पाकिस्तान के दुश्मनी वाले दिए का तेल सुखा रखा। फिर चाहे एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही बेमतलब की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देना हो, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठियों की कब्र खोदना, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पर कतर दिए। भारतीय सेना से लगातार मिल रही गम की डोज के असर ने पाकिस्तानी सेना का दिमाग खराब कर दिया है और वो जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत से बदला लेने के लिए भारतीय गांवों पर गोलीबारी करके निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने लगातार दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आरएसपुरा सेक्टर में सीज फायर का वायलेशन किया। शुक्रवार की सुबह पाकिस्तानी सेना ने भारत की करीब 30 से 40 बीएसएफ पोस्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने आरएसपुरा, सांबा और हीरापुर सेक्टर में बॉर्डर के भारतीय गांवों को निशाना बनाकर मोटार दागे और गोले दागे, जिसमें 2 गांव वालों की मौत हो गई और 7 गांव वाले जख्मी हो गए। इससे पहले गुरुवार की सुबह पाकिस्तानी फौज ने आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सेना की अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था और एक जवान घायल हो गया था, जबकि एक छोटी बच्ची की भी मौत हो गई थी। पाकिस्तान की इस गोलीबारी के जवाब में बीएसएफ भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है और पाकिस्तानी चौकियों पर गोले बरसा रही है। जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की बेकाबू होती बौखलाहट यह साबित करती है कि पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों की लाशें कंधों पर उठाते उठाते इतना थक चुकी है कि अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि निर्दोष नागरिकों को मारना कायरता की निशानी होती है। पाकिस्तानी सेना की इस कायराना हरकत के सबूत जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे भारतीय गांवों में बिखरे पड़े हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की फड़फड़ाहट। मेरे सामने देखिए, ये इलाका जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये पूरी हम फायरिंग रेंज में है और यहाँ से लगातार उस मोटर दागे जा रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की बौखलाहट। मैं इस वक्त आरएसपुरा सेक्टर के शेकेचा गांव में है, बिल्कुल फायरिंग रेंज के अंदर है और बड़ी मुश्किल से इस गांव में पहुंचे हैं। पूरा गांव जो खाली हो चुका है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की कायराना हरकत। बॉर्डर और नियंत्रण रेखा के ऊपर लगातार भारतीय क्षेत्र के अंदर जो सिविलियंस लोग हैं, आम जनता है, आम लोगों के घरों और बस्तियों को टारगेट कर रहा है। बॉर्डर नाम के पाकिस्तान का फाइनल इलाज करना होगा। देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के ऊपर हमारी तरफ से गोले गा रहे हैं। लगातार जो है पाकिस्तान हमारे ऊपर जो गोले लगा रहा है और इसका जवाब है बीएसएफ के जवान हमारे यहाँ से लगातार दे रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है नगर से लेकर कंटिन्यूसली फायरिंग की रेंज में आ रहा है। गोलियों की जो आवाजें आपके कानों में पड़ रही हैं, वो जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की कायरता का ऐलान कर रही हैं। भारतीय सेना के ताबड़तोड़ पलटवार से अपना आपा खो चुकी पाकिस्तानी सेना इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी कायरता के पक्के निशान छोड़ रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है इस वक्त आरएसपुरा सेक्टर से लेकर जो है पूरा जो है हीरानगर कठुआ इलाका जो है पूरी चपेट में आ चुका है। लगातार मेरे सामने ये देखिए, ये इलाका जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये पूरी हम फायरिंग रेंज में है और यहाँ से लगातार उस से मोटर दागे जा रहे हैं। स्मॉल आर्म फायर भी चल रहा है, उसकी वजह से पूरा गांव जो है, मैं आपको कैमरा पर्सन बताऊंगा कि ये सामने वाला इलाका देखो, खेतों में
कोई भी लोग नहीं है, सब यहाँ से भाग चुके हैं। इस इलाके में 2 डेथ्स हुई हैं, उसकी वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार लोगों को कहा गया कि यहाँ से वो निकल जाए क्योंकि फायरिंग कभी भी आ सकती है। इस साल अब तक 18 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर 70 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है, जिसके जवाब में अपने मरे हुए सैनिकों के मुंह देखने के बाद पाकिस्तानी सेना अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय गांवों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी रेंजरों ने सुबह से करीबन 30 से 40 जो है पोस्ट है बीएसएफ की और सिविल एरियाज में जो है दागे हैं, जिसमें से अभी तक हमारे पास जो खबर आई है कि 2 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और पूरा आरसपुरा सेक्टर, सांबा सेक्टर और अभी हीरानगर सेक्टर भी पूरा चपेट पे आ चुका है। सर पूरी रात फायरिंग तो नहीं हुई, लेकिन सुबह 6:45 बजे पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग जो है हमारे तमाम बॉर्डर विलेजेस जो है उनको अटैक किया जा रहा है। और क्योंकि सुबह जो सिविल पॉपुलेशन होती है घरों में जाती है, वापस जाती है, तो टारगेट किया उन्होंने सिविल पॉपुलेशन को टारगेट करके। अभी तक 2 हमारे जो लोगों की यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई हैं। पिछले 2 दिनों से इंटरनेशनल बॉर्डर के गांवों पर जारी पाकिस्तानी सेना की अंधाधुंध गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो चुका है और 3 निर्दोष गांव वालों की मौत हो चुकी है। कई सारे गांव वाले जख्मी भी हुए हैं। यहाँ हमारे पास 6 पेशेंट कल के आए थे, 2 की डेथ हुई थी, एक बीएसएफ का जवान था उसमें जो शहीद हुआ था। उसके अलावा आज 13 पेशेंट आए हैं सुबह से, जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है। मोस्टली स्प्लिंटर इंजरीज ही हैं, उनको सारी ट्रीटमेंट दी गई है। कुछ की 2 की डेथ भी हुई है, तो जो वो उनकी फैमिली के मेंबर्स यहाँ एडमिटेड हैं, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एम्बुलेंसेज, ताकि वो जाके क्रिमेशन अटेंड करके वापस आके हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलीबारी रुक रुक कर जारी है, जिसके बाद से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की कायराना सोच पर बीएसएफ के जवान मोर्टार और गोले दागकर करारा जवाब दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई बंकर और मोर्टार लोकेशन तबाह हो गई। पाकिस्तान की ओर से अनप्रोवोक्ड फायरिंग शुरू हुई, जिसमें हमारे हेड कांस्टेबल ए सुरेश, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए। इमीडिएटली हमारी ओर से रिटेलिएटरी एक्शन लिया गया और पाकिस्तानी बॉर्डर आउटपोस्ट को हमने टारगेट किया। जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार दूसरी ओर काफी भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और एक तरफ सरकार पाकिस्तान का मुंह काला कर रही है, क्योंकि अब हिंदुस्तान सहेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर गोली का जवाब तोप के गोले से देगा। निश्चय ही पाकिस्तान जो कर रहा है वो सबके सामने कोई छिपी हुई बात नहीं है, परंतु जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार भारत की ओर से भी जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, कई दशकों में, कई वर्षों में इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान जो है वो अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है और उसको बिल्कुल इसमें शर्म नहीं है जो मासूमों को मारने के, क्योंकि उसका अपना घर जो है तबाह हो रहा है और उसको उसकी भी फिक्र नहीं है और यही कारण बनेगा पाकिस्तान के टूटने का। बॉर्डर पर रहने वाले भोले भाले लोगों को टारगेट करके पाकिस्तानी सेना अपने कायर दिल पर भारतीय सेना से मिले जख्मों का इलाज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारतीय सेना उसके जंग लगे सीने को छलनी करने में अब कोई कोताही नहीं बरतेगी। जनरल बिपिन रावत अपने इरादों के बारे में पाकिस्तान को अवगत करा ही चुके हैं। पाकिस्तान समझे तो ठीक, वरना भुगत तो रहा ही है। इंटरनेशनल बॉर्डर से अश्विनी कुमार, जम्मू कश्मीर, आज तक। पाकिस्तान इतना जो छटपटा रहा है, आखिर क्या गम है जिसको छुपा रहा है? दरअसल जिस तरह पिछले साल एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में 28 सैनिकों की शहादत के बदले भारत ने 138 पाकिस्तानी सैनिकों को सुपुर्दे खाक किया, उससे पाकिस्तानी सेना बुरी तरह बौखलाई हुई है कि अब बॉर्डर पर निर्दोष नागरिकों पर गोले बरसाने लगी है। वैसे ये तो सिर्फ एक वजह है। हम आपको इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की बेवजह फायरिंग की वो वजह बताने वाले हैं जो साबित कर देगी कि पाकिस्तान के इरादे और कुत्ते की दुम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
आज तक को इंटेलिजेंस एजेंसियों और भारतीय सेना के सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली है कि भारतीय सेना की सतर्कता की वजह से एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ करने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉर्डर से आतंकी घुसपैठ करवाने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड पर मौजूद आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए पाकिस्तानी सेना इतनी जबरदस्त गोलीबारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने कई इलाकों में पाकिस्तानी आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक किया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सीमा में मौजूद एक आतंकी लॉन्चिंग पैड से आतंकियों की घुसपैठ को बीएसएफ ने हाल ही में नाकाम भी कर दिया था। सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी गोलीबारी जारी रहने वाली है, क्योंकि यहां से भारत में घुसने की फिराक में आतंकियों की पाकिस्तानी फौज तैयार बैठी है। दरअसल पाकिस्तान को लग रहा है कि एलओसी पर उसकी हालत खराब है, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर से अपने आतंकियों को भारत में दाखिल करवा देगा। लेकिन जैसा भारतीय सेना के प्रमुख विपिन रावत कह चुके हैं कि भारत में पाकिस्तान के आतंकी घुसते रहेंगे तो भारतीय सेना उन्हें 2 गज जमीन के नीचे पहुंचाती रहेगी। यह अलग बात है कि भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में पाकिस्तान अपने कंधे पर सैनिकों और आतंकवादियों की लाशें लगातार ढो रहा है। वैसे तो अब तक पाकिस्तान को यह बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि बॉर्डर पर अपनी हद पार करके उसका कोई भला नहीं होने वाला, लेकिन पाकिस्तान से समझदारी की उम्मीद करना वैसे ही है जैसे बिन मौसम की बरसात। यही वजह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय गांवों पर गोलीबारी करके अपनी नासमझी दिखा रहा है। इसे पाकिस्तानी सेना की कायराना सोच कहा जा सकता है। आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार ने जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की इसी कायराना हरकत के कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं और गवाहियां दर्ज की हैं। पाकिस्तानी सेना के निशाने पर बॉर्डर के गांवों से आज तक की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। इस गोलियां जड़ियां बहुत जड़ियां मतलब पहुंच रही हैं। 8:30 बजे ना गोली चली है ते अहीं अंदर ही बच्चे लैके ते वड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे गांवों के ये हालात पाकिस्तानी सेना की कायरता के किस्से कह रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अपने आतंकवादियों को भारत में दाखिल करवाने के लिए पाकिस्तानी सेना नीचता की सभी हदें पार कर रही है। मैं इस वक्त आरसपुरा सेक्टर के शेकेचा गांव में है, बिल्कुल फायरिंग रेंज के अंदर है और बड़ी मुश्किल से इस गांव में पहुंचे हैं। पूरा गांव जो खाली हो चुका है, एक गांव में कुछ जो युवा लोग हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं कि ये सारा इलाका जो है ये फायरिंग रेंज में है। कल का बहुत बुरा हाल है, इधर कल से फायरिंग हो रही है, ये तो नुकसान काफी हो रहा है। बुरा हाल है जी, बहुत बुरा। सुबह 7 बजे के पड़ रहे हैं, बहुत गोले पड़े हैं, 5-6 गाँव में पड़े हैं, कबूतर पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है जी। गांव पूरा खाली है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हैं, बाकी बच्चे बुच्चे जो वहाँ पर पीछे हटा दिए गए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से बॉर्डर के गांव में रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल है। भारतीय सेना बॉर्डर के गांवों को खाली करवा रही है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के कायरपने की कोई हद नजर नहीं आ रही। इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर आरसपुरा सेक्टर में एक गांव में खड़ा हूं। मेरे पीछे जो है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है और यह है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हरिपुर। ये जो है इलाका जो है आरसपुरा के बिल्कुल नजदीक, बॉर्डर के नजदीक है। स्कूल को खाली करा दिया गया है और अधिकतर जितने भी 4 किलोमीटर की रेंज में जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, सभी स्कूल्स को कहा गया है कि वो अपने बच्चों को यहाँ से निकाल रहे। ये स्कूल भी आप देख रहे हैं कि ये स्कूल जो आज खुला होना चाहिए था, आज इनको बंद कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय गांवों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी सेना जिस तरह लिमिट क्रॉस कर रही है, उसके सबूत और गवाहियां इंटरनेशनल बॉर्डर के कई गांवों में बिखरे पड़े हैं। पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि वो अपनी कायरता दिखाकर सस्ते में बच जाएगा, तो उसकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर कर दी जाएगी, जिसका टाइम और जगह भारतीय सेना तय करेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर से अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। यह पहली बार नहीं है जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय गांव को निशाना बनाकर अपनी हद दर्जे की कायरता दिखाई हो। पिछले साल पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 12 निर्दोष लोग मारे गए थे। वैसे इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी सेना भविष्य में भी बॉर्डर के भारतीय गांवों पर अपनी खिसियाहट निकालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इसलिए यह सरकार को सोचना है कि वो बॉर्डर पर बसे गांव के लोगों को पाकिस्तानी सेना का शिकार होने से कैसे बचाए। इसी सोच के तहत केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी से गांव वालों को बचाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 14,000 बंकर बनाए जाएंगे।
जिनमें से 7,298 बंकर्स एलओसी के पास पुंछ और राजौरी सेक्टर में बनाए जाएंगे, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में 7,162 बंकर्स बनेंगे। ये बंकर दो तरह के होंगे। 160 फीट के इंडिविजुअल 8 लोगों की होगी, जबकि 800 फीट की कम्युनिटी बंकर्स में 40 लोग पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी से बचने के लिए शरण लेकर रह सकेंगे। वैसे अब भी पाकिस्तान से लगी सीमा से सटे गांव में ऐसे बंकर मौजूद हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। इसलिए जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की घटनाएं जोर पकड़ती हैं तो गांव के लोगों को आर्मी कैंप्स में ले जाकर ठहरा दिया जाता है। और कैसे दिल्ली में सत्ता की रेवड़ी बांटने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए और उनका ईमानदारी सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने कैंसिल कर दिया। दिल्ली से जुड़ी इस बड़ी राजनीतिक खबर का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले खबरदार अपडेट में देश और दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट जान लीजिए। रासायनिक और जैविक हथियारों के एक्सपोर्ट कंट्रोल के लिए बने 42 देशों के ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी भारत ने जगह बना ली है। भारत को 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी के MTCR ग्रुप और पिछले साल हथियार टेक्नोलॉजी से जुड़े वासेनार अरेंजमेंट में भी एंट्री मिल चुकी है। गुरुवार को हुए भारत के अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट को चीन ने अपने लिए सीधा खतरा बताया है। चीन के रक्षा विशेषज्ञों ने भारत के धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट से चौकन्ना रहने को कहा है। 5000 किलोमीटर तक टारगेट करने में सक्षम अग्नि 5 की रेंज में पूरा चीन आता है। टूजी केस में सबूतों के अभाव में बरी हुए पूर्व संचार मंत्री ए राजा ने पूर्व PM मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को लपेटा। जेल से छूटने के बाद इंडिया टुडे को दिए पहले इंटरव्यू में राजा ने कहा कि सच जानते हुए भी इन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। एक मनहूस खलीज फिक्सन के लिए नौजवान दौड़ी गया। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी पद्मावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने इस फिल्म को मनहूस बताते हुए मुस्लिम युवाओं से इस फिल्म को देखने में समय और पैसा बर्बाद न करने को कहा है। NIA जांच से घिरे विवादित मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के ISIS से कनेक्शन की एक और पुष्टि हुई है। केरल पुलिस ने 30 साल के अब्दुल मनफ के पिछले साल नवंबर में सीरिया में मारे जाने की बात कही है। मनफ दिल्ली में PFI का सचिव था। हरियाणा की लोक गायिका ममता की हत्या के मामले में उसके साथी कलाकार मोहित को अरेस्ट किया गया है। सोमवार को रोहतक में ममता का शव मिला था। किसी धारदार हथियार से उसके गले पर वार किए गए थे। 40 साल की सिंगर एक दिन पहले ही गोहाना में एक कार्यक्रम से निकली थी। टर्की में एक प्राइवेट एयरलाइंस के प्लेन को क्रेन से उठाकर निकाला गया। ये प्लेन टर्की के तटीय एयरपोर्ट के रनवे से नियंत्रण खोकर समंदर के किनारे जा धंसा था। प्लेन में उस वक्त 168 लोग सवार थे। पायलट और केबिन क्रू के अलावा किसी पैसेंजर को चोट नहीं लगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्नाल्ड की पूरी दुनिया में चर्चा है। 37 साल की अर्नाल्ड ने ऐलान किया कि वो जून में पहली बार मां बनने वाली है। इससे पहले 1990 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की PM रहते मां बनी थी। ऐसा लगता है कि दिल्ली में नेता एक मिनी इलेक्शन के माहौल में आ चुके हैं और यह माहौल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के उस फॉर्मूले ने तैयार किया है जो फॉर्मूला दूसरी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल ने निकाला था, ताकि अपने 67 विधायकों में से ज्यादा लोगों को सरकार और सत्ता में सेट और फिट किया जा सके। लेकिन यही फॉर्मूला केजरीवाल के जी का जंजाल बन गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी है, जिस सिफारिश पर राष्ट्रपति को मुहर लगानी है। सदस्यता रद्द होने के 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं। केजरीवाल सरकार को तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन 20 सीटें अगर खाली होती हैं तो टेंशन होती है, क्योंकि जीतने वाले नेता कभी नहीं चाहते कि उनका चुनाव वक्त से पहले हो। केजरीवाल के लिए संकट बने इस केस का विश्लेषण आज हम आपके लिए करेंगे। इन 20 विधायकों को सरकार में किसी तरह फिट करने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की टीम ने जो दिमाग चलाया था वो उल्टा तो कुछ ही महीने में पड़ गया था, लेकिन 2.5 साल फिर भी निकल गए। अब चुनाव आयोग ने आखिरकार इन विधायकों का टिकट काट दिया है।
संविधान से ये सरकार चलती है, उसमें संसदीय सचिव नाम के पद की कहीं कोई शब्दावली नहीं है। और दूसरी बात है कि दिल्ली में 7 ही मंत्री हो सकते हैं 10% 70 का, तो और उसके बजाय इन्होंने 4 गुना 28 लोगों को अपना मंत्री बना दिया, उनको सारी सुविधाएं दे दी, कमरे वगैरह अलॉट कर दिए, सचिवालय में भी कमरे मिल गए, दिल्ली विधानसभा में भी कमरे मिल गए, तो वो सीधे सीधे लाभ के पद पर आते हैं। और संविधान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो उसको राष्ट्रपति डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। प्रशांत पटेल ही वो वकील हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायकों से जुड़े केस को चुनाव आयोग लेकर गए थे और शिकायत की थी कि 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर लाभ के पद दिए गए, इसीलिए इन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। करीब 2 साल से ये केस चुनाव आयोग में था। कि जनता से पूछा जाए कि भाई कभी आपने इनके पास गाड़ी देखी हो, आपने इनके पास सरकारी मकान देखा हो, किसी बैंक के अकाउंट के अंदर इनको 1 रुपया भी मिला हो, तो आप लाभ के पद की बात करेंगे। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, आप जबरदस्ती, क्योंकि आप रिटायर होने वाले हैं, आप अपना कर्ज मोदी जी को चुकाना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थान को गिरवी रख के एक साजिश कर रहे हैं दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ। ये बहुत दुख की बात है और ये बहुत बड़ा मामला। बचाव कितना भी करें, लेकिन ये तो साफ ही है, अपने ही फॉर्मूले में अरविंद केजरीवाल फंस गए, जिसमें बैठे बिठाए 20 विधायकों का पत्ता कट गया। उन्हें दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा। इस फजीहत से कैसे निपटा जाए, इसके लिए टीम केजरीवाल ने उपाय पहले से ढूंढ रखे हैं। टीम केजरीवाल का पहला बचाव यह है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। दूसरा बचाव यह है कि चुनाव आयोग में उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तीसरा बचाव यह है कि दूसरे राज्यों में भी संसदीय सचिव बनते रहे, सिर्फ दिल्ली से ही दिक्कत क्यों। चौथा बचाव यह है कि जिसे लाभ का पद कहा जा रहा है उसमें किसी तरह का लाभ नहीं दिया गया था। इन्होंने लगातार एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना करके इलेक्शन कमीशन से टाइम पे टाइम लेते रहे और इलेक्शन कमीशन के तीनों इलेक्शन कमीशन, फुल इलेक्शन कमीशन ने इसको एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के तौर के ऊपर इसको सुना। बट सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने लाभ का पद लिया है। ये लोग साधारण विधायक की तरह रहने पे संतुष्ट नहीं थे। इन लोगों ने इनको ऑफिस भी चाहिए था, इनको गाड़ी भी चाहिए थी, इनको सरकारी जो है सारी सुविधाएं चाहिए जो मंत्री को मिलती हैं, जो कि संविधान के अंदर नहीं है। आम आदमी पार्टी की दलीलों को ना तो उनके राजनीतिक विरोधी मान रहे हैं, ना ही वो लोग जो कभी अरविंद केजरीवाल की टीम में थे। ये ठीक वही समय था जब प्रशांत भूषण और मुझे आम आदमी पार्टी से निकाला जा रहा था। घबराए हुए थे, सोच रहे थे कि बाकियों की तरह हम भी एमएलए को फोन कर करके तोड़ेंगे और उनको बचाने का क्या तरीका है, इन सब के मुंह के अंदर कोई ना कोई दे दो, इनको मुंह के अंदर एक एक मिठाई रख दो। इस चक्कर में मार्च 2015 में ठीक उसी समय जब प्रशांत और मुझे पार्टी से निकालने की साजिश हो रही थी, जब घबराए थे कि पार्टी टूट जाएगी, एमएलए को बचाने के लिए ये टुकड़ा उनके मुंह में दिया गया था। टीम केजरीवाल पर जो तीर चल रहे हैं उनसे बचने की ढाल में एक रास्ता हाईकोर्ट की तरफ भी गया, लेकिन वहां से भी अच्छी खबर नहीं निकाल सके। तुरंत कोई राहत से हाईकोर्ट ने मना कर दिया। फटकार ऊपर से लगाई कि चुनाव आयोग ने कई बार नोटिस दिए, क्यों नहीं गए? अगर आप चुनाव आयोग नहीं गए तो कोर्ट क्या करे? वक्त रहते क्यों नहीं चुनाव आयोग के पास चले गए थे? चूंकि हमने पहले रिट डाल रखी थी, जिसकी अभी मार्च में डेट है, हमने उसी में एक स्टे की एप्लीकेशन डाली कि अगर ऐसा है तो आप कृपया इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से रोक दें, और अगर कर दिया है तो उसको कम्युनिकेशन करने से रोक दें। पर जब कोर्ट ने काफी देर सुनने के बाद, जब कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट को पूछा क्या कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है, तो उनके एडवोकेट ने कहा कि मेरी नॉलेज में नहीं है। इसलिए आज के दिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये सोमवार 4 बजे तक सुनवाई टाल दी है। अब आम आदमी पार्टी की अर्जी पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस मामले में केजरीवाल की राजनीति पर बंदूकें तान दी हैं। मौका ही ऐसा मिला है। आज यही बड़ा प्रश्न है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को और अरविंद केजरीवाल जी को के सरकार को यह नैतिकता है कि वो सरकार में बने रहे? क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? केजरीवाल जी को खुद ये 21 विधायकों को कहना चाहिए था कि इनको आप इस्तीफा दो, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने 2006 का मार्च में इस तरह के उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वेट नहीं किया, उन्होंने खुद रिजाइन की और फिर से लोगों का वोट के चुनाव से जीत के वापस आए। वैसे ये 20 विधायक नहीं भी रहेंगे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 45 विधायक अब भी उनके पास है, लेकिन एक मिनी इलेक्शन का माहौल तो बन चुका है और इस माहौल में कांग्रेस और बीजेपी को मौका दिख रहा है। मुंबई से मयूरेश गणपति और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार कुणाल, आज तक। अपने 20 विधायकों के मामले में आम आदमी पार्टी सबसे पहले तो चुनाव आयोग को कोस रही है और इसी के बहाने वो असली निशाने पर मोदी सरकार को रख रही है।
बचाव की इस राजनीति को सीधे तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन यह पूरा मामला जिस मुद्दे पर बना है उसमें आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि उसने अपने विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर लाभ के पद नहीं दिए, क्योंकि उनको इसके लिए किसी तरह का पैसा या सैलरी नहीं दी गई थी। हालांकि इस केस में शिकायतकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग में खुद दिल्ली के मुख्य सचिव ने हलफनामा देकर कहा था कि इन विधायकों का संसदीय सचिव के तौर पर ऑफिस अलॉट हुआ था, ऑफिस स्टाफ दिया गया था और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई थी। बात सिर्फ इसी की नहीं है और ना ही बात सीधे पैसे देने या तनख्वाह देने या गाड़ी बंगला देने की है, जिसके बारे में आम आदमी पार्टी कह रही है कि संसदीय सचिव कोई लाभ का पद नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे लाभ के पद के दायरे में माना है। बड़ी बात यह भी है कि लाभ के पद से जुड़े ऐसे मामले जब भी सामने आए या इन पर विवाद हुआ, लोगों ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। 2006 में सोनिया गांधी के खिलाफ लाभ के पद का मामला आया था, जब वो यूपीए की सरकार में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन बनी थी। सांसद होने के साथ साथ एनएसी के पद को लाभ का पद माना गया था, जिसके बाद सोनिया गांधी को लोकसभा से इस्तीफा दे देना पड़ा था। इसके अलावा एक और मामला 2006 का ही है, जो जया बच्चन से जुड़ा था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। जया बच्चन उस वक्त राज्यसभा की सांसद होने के साथ साथ यूपी फिल्म निकास निगम की चेयरमैन भी थी। इसे लाभ का पद मानते हुए चुनाव आयोग ने जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता से उन्हें अयोग्य ठहराया था। इसमें कहा गया था कि सिर्फ सैलरी ना लेने के दावे से यह नहीं माना जा सकता कि यह लाभ का पद नहीं है। जया बच्चन इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया था। आम आदमी पार्टी अपने बचाव में यह भी कह रही है कि संसदीय सचिव तो और राज्यों में भी है, फिर दिल्ली में संसदीय सचिव बनाने पर आपत्ति क्यों है? यह बात सही है कि संसदीय सचिव छोटे बड़े करीब हर राज्य में है, लेकिन उन राज्यों में बाकायदा संसदीय सचिवों को लाभ के पद से बाहर रखने के कानून बनाए गए। इसमें हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से लेकर अरुणाचल, नागालैंड तक राज्य शामिल है। और बड़ी बात है कि संसदीय सचिवों की मनमानी नियुक्तियां कई बार देश की अदालतें खारिज भी कर चुकी हैं। तेलंगाना में दिसंबर 2014 में राज्य सरकार ने अपने 6 विधायकों को ऑर्डिनेंस के जरिए संसदीय सचिव बनाया था और इन्हें कैबिनेट मंत्रियों का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने ये नियुक्तियां रोक दी। फजीयत से बचने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जाकर कहा कि उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने जून 2015 में 24 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया था। 2009 में गोवा में 2 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। हिमाचल प्रदेश की अदालत ने 2005 में 12 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द ठहरा दिया था। सवाल यह है कि जब और राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर सामान्य स्थितियों में कोई समस्या नहीं है, तो दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गलत बताया गया और जिन विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया उनकी सदस्यता पर खतरे के बादल आ गए। हम आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल अपने ही फॉर्मूले में फंस कैसे गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 70 में से 67 विधायक चुनकर आए और इन सबको सत्ता में सेट करने की चुनौती थी। इसका फॉर्मूला संसदीय सचिव के पद देकर निकाला गया। 21 विधायकों को अलग अलग विभागों में फिट किया गया, लेकिन इस जल्दबाजी में संसदीय सचिव को लाभ के पद से बाहर रखने वाला कानून नहीं बनाया गया। सरकार बनने के फौरन बाद मार्च 2015 में संसदीय सचिव बनाया गया। अयोग्य होने के डर से जून में कानून लाया गया। दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव का प्रावधान है, इसलिए 21 संसदीय सचिवों के मामले ने तूल पकड़ लिया। केजरीवाल सरकार ने कानून बनाकर इसे लाभ के पद से बाहर करने के बारे में सोचा, लेकिन कानून को मंजूरी नहीं मिली। मामला चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंच गया। लाभ के पद के मामले में अक्सर कुर्सी जाती रही है और इस मामले में भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे बुरा होता है अपनी ही जमीन और अपनी ही जड़ों को छोड़ देने के लिए मजबूर हो जाना। उससे भी बुरा यह होता है कि इसके लिए उन्हें मजबूर कर दिया जाए और अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया जाए। हम कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको इसके बारे में बताएंगे। सबसे बुरा होता है अपनी ही जमीन और अपनी ही जड़ों को छोड़ देने के लिए मजबूर हो जाना, और उससे भी बुरा होता है इसके लिए लोगों को मजबूर कर दिया जाना और अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया जाना। 28 साल पहले 19 जनवरी 1990 ऐसा ही दिन था जब कश्मीरी पंडितों को बर्बर संहार के साथ उनकी जमीन से खदेड़ दिया गया। खुली धमकियां, घरों में आग, अगवा किया जाना, हत्याएं। करीब 6000 कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से उठाकर बर्बरता से उनकी हत्या कर दी गई।
7.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया और इस सब को सरकारें आंख खोलकर देखती रही, पर कुछ किया नहीं। आज भी कश्मीरी पंडितों के गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापितों की तरह रहते हैं और 28 साल बाद आज भी देश के सामने कश्मीरी पंडित यही सवाल कर रहे हैं कि क्या कभी उनके साथ हुए अत्याचारों पर न्याय मिल पाएगा। देश से सवाल यह भी है कि क्या उसने खुद को कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द से दूर कर लिया है। तो खबरदार, आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।